इकाई 2.5 आधुनिक काल काव्य खंड है। इसके अंदर रामचंद्र शुक्ल आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ जो है संवत 1900 यानी कि 1843 ईस्वी से मानते हैं। इसमें अब 4 प्रकरण है। आधुनिक काल काव्य खंड के अंदर 4 प्रकरण है। प्रकरण 1, इसमें पुरानी धारा आती है। ये संवत 1900 से 1925 संवत 1900 से 1925 माना जाता है। दूसरा प्रकरण है नई धारा प्रथम उत्थान, इसका समय संवत 1925 से 1950। फिर है प्रकरण 3 नई धारा द्वितीय उत्थान, इसका समय है संवत 1950 से 1975। प्रकरण 4 में नई धारा तृतीय उत्थान है। इसमें वर्तमान काव्य धाराएं आती है। ये संवत 1975 से शुक्ल जी के समय तक मानी जाती हैं। तो ये 4 प्रकरण है इसके अंदर। तो हम एक एक करके चारों प्रकरण करेंगे। पहला प्रकरण 1, पुरानी धारा, समय है संवत 1900 से 1925। इस प्रकरण में रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी परिपाटी में लिख रहे आधुनिक कालीन कवियों का उल्लेख किया है। मतलब आधुनिक समय के जो कवि थे लेकिन उनका लिखने का तरीका पुराना था, वो पुरानी चीज़ों को पुराने रीतियों को इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसीलिए ये पुरानी धारा माना जाता है। इस प्रकरण के अंदर पुरानी परिपाटी की कविता से आशय ब्रज भाषा काव्य परंपरा से है, क्योंकि ब्रज भाषा में वही श्रृंगार रस और प्रेम रस ही लिखा जा रहा था जो पुरानी परिपाटी को फॉलो करता था। पुरानी परिपाटी में 2 प्रकार के कवियों का उल्लेख मिलता है। अब 2 प्रकार के कवि कौन कौन से हैं? वे कवि जो केवल पुरानी परिपाटी की कविताएं लिखते थे, और दूसरा वे जिन्होंने एक ओर तो हिंदी साहित्य की नवीन गति के प्रवर्तन में योगदान दिया और दूसरी ओर पुरानी परिपाटी की कविता के साथ भी अपना पूरा संबंध बनाए रखा। पुरानी धारा के अंतर्गत पहले प्रकार यानी कि पहले वर्ग के कवियों में निम्न कवियों का वर्णन किया जाता है। तो पहले वर्ग के कवि कौन थे? जो केवल पुरानी परिपाटियों पर कविता लिखते थे, उनके नाम दे रखे हैं। वो थे सेवक, महाराज रघुराज सिंह, रीवा नरेश, सरदार बाबा रघुनाथ दास, राम स्नेही, ललित किशोरी का नाम शाह कुंदन लाल भी था, राजा लक्ष्मण सिंह, लच्छी राम, इनको ब्रह्म भट्ट के नाम से जानते हैं, गोविंद गिल्ला भाई और नवनीत चौबे। ये वो कवि थे जो केवल पुरानी परिपाटी को ही फॉलो करते थे। और जो दूसरे वर्ग के कवि थे, दूसरे प्रकार के कवियों में निम्न कवियों का वर्णन हुआ है। उसमें है भारतेंदु हरीशचंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिकादत्त व्यास, बाबू रामकृष्ण वर्मा जिनका नाम बलबीर भी है, पंडित नखछेदी तिवारी, अजान के नाम से जाना जाता है इन्हें, पंडित विजयानंद त्रिपाठी, लाल सीताराम, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको हरिऔध के नाम से भी जानते हैं, श्रीधर पाठक, बाबू जगन्नाथ दास, इनको रत्नाकर के नाम से जाना जाता है, बाबू जगन्नाथ दास को रत्नाकर के नाम से जाना जाता है, राय देवी प्रसाद, इनको पूर्ण के नाम से जाना जाता है, श्री वियोगी हरि, श्री दुलारे लाल जी भार्गव और पंडित रामनाथ ज्योतिषी, ये दूसरे वर्ग के कवि हैं। इसके अतिरिक्त इस वर्ग में कवियों में नाथुराम शर्मा, शंकर, लाला भगवान दीन और पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का नाम उल्लेख भर किया गया है। पुरानी धारा के काव्य के संबंध में शुक्ल जी ने लिखा है कि पुरानी धारा के काव्य किस प्रकार के होते थे। शुक्ल जी कहते हैं कि गद्य के आविर्भाव और विकास काल से लेकर अब तक कविता की वह परंपरा भी चलती आ रही है जिसका वर्णन भक्ति काल और रीति काल के भीतर हुआ है। भक्ति भाव के भजनों, राजवंश के ऐतिहासिक चरित काव्यों, अलंकार और नायिका भेद के ग्रंथों तथा श्रृंगार और वीर रस के कवित सवैयों और दोहों की रचना बराबर होती आ रही है, जो कि रीति काल और भक्ति काल में भी हो रही थी। इसीलिए इसको पुरानी धारा का काव्य भी कहा जाता है। ब्रज भाषा काव्य की परंपरा गुजरात से लेकर बिहार तक और कुमायूं गढ़वाल से लेकर दक्षिण भारत की सीमा तक बराबर चलती आई है। बाबा रघुनाथ दास राम स्नेही के संबंध में उन्होंने लिखा है, ये अयोध्या के एक साधु थे। बाबा रघुनाथ दास राम स्नेही जो थे अयोध्या के एक साधु थे और अपने समय के बड़े भारी महात्मा माने जाते थे। फिर राजा लक्ष्मण सिंह, ये हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में से हैं। इनकी ब्रज भाषा की कविता भी बड़ी ही मधुर और सरस होती थी। ब्रज की सहस मिठास इनकी वाणी से टपक पड़ती है। मेघदूत जैसे मनोहर काव्य के लिए ऐसा ही अनुवादक होना चाहिए। मतलब राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत जो कालिदास ने लिखा था, मेघदूत का अनुवाद किया था इन्होंने। इस अनुवाद के सवैये बहुत ही ललित और सुंदर है। जहाँ चौपाई दोहे आए हैं वे स्थल उतने सरस नहीं हैं। फिर है बाबू जगन्नाथ दास, जिनको हम रत्नाकर के नाम से जानते हैं। इनकी कविता बड़े बड़े पुराने कवियों की टक्कर की होती थी।
पुराने कवियों में भी इनकी सूझ और उक्ति वैचित्र्य बहुत कम देखा जाता था। भाषा भी पुराने कवियों की भाषा से चुस्त और गठी हुई थी, मतलब पुराने कवियों से ज़्यादा अच्छी भाषा थी इनकी। ये साहित्य तथा ब्रज भाषा काव्य के बहुत बड़े मर्मज्ञ माने जाते थे। इनको साहित्य का और ब्रज भाषा काव्य का बहुत ज्ञान था। मर्मज्ञ मतलब बहुत ज़्यादा इन्हें ज्ञान था। फिर है श्री वियोगी हरि। ब्रजभूमि, ब्रजभाषा और ब्रजपति के अनन्य उपासक हैं। मतलब वियोगी हरि जो है वो ब्रजभूमि से उनको बहुत लगाव है, ब्रजभाषा से लगाव है। ब्रजपति कौन? श्री कृष्ण, उनके अनन्य उपासक हैं। ऐसे रसिक जीव इस रूखे जमाने में कम दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने अधिकतर पुराने कृष्ण भक्त कवियों की पद्धति पर बहुत से रसीले और भक्ति भावपूर्ण पदों की रचना की, जिन्हें सुनकर आजकल के रसिक भक्त भी बलिहारी हैं। ये तो इम्पोर्टेंट कवि थे। इसके बाद और अन्य कवि कौन कौन थे? गोविंद गिल्ला भाई की प्रशंसा करते हुए लिखा है, ब्रज भाषा की कविता इनकी बहुत ही सुंदर और पुराने कवियों की टक्कर की होती थी। मिश्र जी यानी कि प्रताप नारायण मिश्र। मिश्र जी समस्या पूर्ति और पुराने ढंग की श्रृंगारी कविता बहुत अच्छी करते थे। पपहिया जब पूछे ही पीव कहाँ की अच्छी पूर्ति उन्होंने की थी। ठाकुर साहब जिनका नाम जगमोहन ठाकुर है, ठाकुर साहब ने कवित सवैयों में मेघदूत का भी बहुत सरल अनुवाद किया है। कवि दुलारे लाल जी भार्गव को आचार्य शुक्ल ने कविवर बिहारी लाल की परंपरा का वर्तमान प्रतिनिधि कवि कहा है। कुछ दोहों में देशभक्ति, अछूतोद्धार मतलब जो अछूत लोग थे उनका उद्धार, राष्ट्रीय आंदोलन इत्यादि की भावना का अनूठेपन के साथ समावेश करके इन्होंने पुराने साचे में नया मसाला डालने की अच्छी कला दिखाई है। आधुनिक काव्य क्षेत्र में दुलारे लाल जी ने ब्रज भाषा काव्य चमत्कार पद्धति का एक प्रकार से पुनरुद्धार भी किया है। तो ये तो था हमारा प्रकरण 1, जिसके अंदर पुरानी धारा के कवि थे जो संवत 1900 से 1925 तक हुए, और उसके जो इंपॉर्टेंट कवि थे उनके बारे में हमने बताया इसके अंदर। इसके बाद है प्रकरण 2। प्रकरण 2 में नई धारा। अब प्रकरण 2, 3, 4 ये नई धारा है, लेकिन इसमें प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान के नाम से इसको डिवाइड किया गया है। तो नई प्रकरण 2 है नई धारा प्रथम उत्थान। इसका समय है संवत 1925 से 1950, 1925 से 1950। नवीन धारा के प्रथम उत्थान के भीतर हम हरीश चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिकादत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन आदि को ले सकते हैं। ये सारे कवि नई धारा प्रथम उत्थान के कवि थे। इस प्रकरण में भारतेंदु हरीशचंद्र एवं उनके मंडल के सहयोगी लेखकों के काव्य लेखन तथा कविता में उनके योगदान की चर्चा की गई है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि भारतेंदु हरीशचंद्र ने जिस प्रकार गद्य की भाषा का स्वरूप स्थिर करके गद्य साहित्य को देश काल के अनुसार नए नए विषयों की ओर लगाया, उसी प्रकार कविता की धारा को भी नए नए क्षेत्रों की ओर उन्होंने मोड़ा। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट लेकर आए हैं। ये इस रंग में सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति की वाणी का था। तो भारतेंदु हरीशचंद्र ने सबसे ज़्यादा देशभक्ति की कविताएं लिखी। उसी से लगे हुए विषय, अब देशभक्ति से ही रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते जैसे लोकहित, लोगों का भला करना, समाज सुधार, मातृभाषा का उद्धार, ये सारे सब्जेक्ट इनकी कविताओं में मिलते हैं भारतेंदु हरीशचंद्र की। हास्य और विनोद के नए विषय भी इस काल में कविता को प्राप्त किए। जब नई धारा आई तो उसमें कुछ हास्य और विनोद यानी कि कॉमेडी और अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कविताएं लिखने लगे थे लोग। साहित्य के इस नए युग के आरंभ से ही कई प्रकार के नए आलंबन सामने आने लगे, जैसे पुरानी लकीर के फकीर, नए फैशन के गुलाम, नोच खसोट करने वाले अदालती अमले, मूर्ख और खुशामदी रईस, नाम या दाम के भूखे देशभक्त इत्यादि। इसी प्रकार वीरता के आश्रय भी जन्मभूमि के उद्धार के लिए रक्त बहाने वाले, अन्याय और अत्याचार का दमन करने वाले इतिहास प्रसिद्ध वीर होने लगे। इस नई धारा की कविता के भीतर जिन नए नए विषयों के प्रतिबिंब आए, वे अपनी नवीनता से आकर्षित करने के अतिरिक्त नूतन परिस्थिति के साथ हमारे मनोविकारों का सामंजस्य भी घटित कर चले। मतलब इस समय में जो कविताएं आई, जो सब्जेक्ट आए, ठीक है, उसमें नयापन तो था, वो लोगों को अट्रैक्ट भी करते थे, लेकिन जो हमारे मन के विकार थे, हमारे मन की बुराइयों को दूर करने का कार्य भी इन्होंने किया। मनोविकार मतलब हमारे मन में जो बुरे विचार होते हैं, वो मनोविकार होते हैं, उनको भी दूर करने का कार्य इन्होंने किया है। काल चक्र के फेर से जिस नई परिस्थिति के बीच हम पड़ जाते हैं, उनका सामना करने योग्य अपनी बुद्धि को बनाए बिना जैसे काम नहीं चल सकता। अब क्या होता है, कभी हमें बुरी आदत लग जाती है, अगर हम उसका सामना करने के लिए अपनी बुद्धि को तैयार, अपने दिमाग को तैयार नहीं करेंगे, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। वैसे ही उसकी और अपनी रागात्मिकता वृत्ति को उन्मुख किए बिना हमारा जीवन फीका, नीरस, शिथिल और
अशक्त रहता है। ब्रज भाषा संबंधी सुधार में भारतेंदु की भूमिका को लेकर प्रकरण 1 में शुक्ल जी ने लिखा है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, मतलब उसका उत्थान किया, उसको आगे लेकर गए, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी उन्होंने परिष्कार किया। उन्होंने देखा कि बहुत से शब्द जिन्हें बोलचाल से उठे कई सौ वर्ष हो गए थे, मतलब बोलचाल से भी निकल चुके थे, कविताओं और सवैयों में बराबर लाए जाते हैं। इसके कारण कविता जनसाधारण की भाषा से दूर पड़ती जाती है, मतलब उन वर्डों का मतलब ही समझ में नहीं आता। जिन शब्दों का मतलब समझ में नहीं आएगा तो साधारण जनता उस कविता को भी नहीं समझ पाएगी, उसके सब्जेक्ट को भी नहीं समझ पाएगी। बहुत से शब्द तो प्राकृत और अपभ्रंश काल की परंपरा के स्मारक के रूप में ही बने हुए थे, जैसे चक्कव, भुआल, ठायो, दीह, ऊनो, लोए आदि के कारण बहुत से लोग ब्रज भाषा की कविता को से किनारा खींचने लगे थे। अब कोई भाषा अगर हमें नहीं समझ में आती, जिसको हम समझ नहीं पाते, तो उसको सुनने का कोई इंटरेस्ट रह भी नहीं जाता है। ये तो पहला दोष था। दूसरा दोष जो बढ़ते बढ़ते बहुत बुरी हद को पहुंच गया था, यह है शब्दों के तोड़ मरोड़ और गणंत के शब्दों का प्रयोग, मतलब शब्दों को तोड़ मोड़ के इस्तेमाल करना। उन्होंने ऐसे शब्दों को भरसक अपनी कविता से दूर रखा और अपने रसीले सवैयों में जहाँ तक हो सका बोलचाल की ब्रज भाषा का व्यवहार किया। इसी से उनके जीवन काल में उनके सवैये चारों ओर सुनाई देने लगे। फिर है कविता के स्वरूप में परिवर्तन। नई धारा प्रथम उत्थान के अंदर कविता के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ। प्रथम उत्थान के भीतर काव्यगत विषयों के विस्तार के साथ ही कविता के स्वरूप में भी परिवर्तन आया। विषयों की अनेक रूपता के साथ उनके विधान का ढंग भी बदल चुका, मतलब उनको इस्तेमाल करने का तरीका भी चेंज हो गया। प्राचीन धारा में मुक्तक और प्रबंध की जो प्रणाली चली आई थी, उससे कुछ भिन्न प्रणाली का अनुसरण करना पड़ा। पुरानी कविता में प्रबंध का रूप कथात्मक और वस्तु वर्णनात्मक ही चली आती थी। या तो पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक वृत्तों को लेकर छोटे छोटे आख्यान काव्य रचे जाते थे, जैसे पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, छत्र प्रकाश, सुदामा चरित, दान लीला, चीर हरण लीला इत्यादि। मतलब पुराने जो इतिहास में जो घटनाएं घट चुकी है, उन्हीं को लेकर के रचनाएं की जाती थी। अथवा या फिर विवाह, मृग्या, झूला, हिंडोला, ऋतु विहार आदि को लेकर वस्तु वर्णनात्मक प्रबंध किए जाते थे। पुरानी कविताओं के अंदर अनेक प्रकार के सामान्य विषयों पर, जैसे बुढ़ापा, विधि विडंबना, जगत सच्चाई सार, गोरक्षा, माता का स्नेह, सपूत, कपूत, कुछ दूर तक चली हुई विचारों और भावों मिश्रित धारा के रूप में छोटे छोटे प्रबंधों और निबंधों की चाल नहीं थी। इस प्रकार के विषय कुछ उक्ति व चित्रिय के साथ एक ही पद में कहे जाते थे, अर्थात वे मुक्तक की सूक्तियों के रूप में ही होते थे। पर नवीन धारा के आरंभ में छोटे छोटे पद्यात्मक निबंधों की परंपरा भी चली, जो प्रथम उत्थान काल के भीतर बहुत कुछ भाव प्रधान रही और आगे चलकर शुष्क और इतिवृत्तात्मक मैटर और फैक्ट, उसके बारे में कविताएं होने लगी। अब इसमें कवि जो हैं, मेन इंपॉर्टेंट कवि जो हैं, वो है भारतेंदु, जिनका समय था 1850 से 1885, 1850 से 1885 इनकी रचना का समय है। ये नवीन धारा के बीच भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था, मतलब सबसे ज़्यादा उन्होंने देशभक्ति की कविता लिखी। नील देवी, भारत दुर्दशा आदि नाटकों के भीतर आई हुई कविताओं में देश दशा की मार्मिक व्यंजना है। वह तो है ही, बहुत सी स्वतंत्र कविताएं भी उन्होंने लिखी, जिसमें कहीं देश के अतीत की गौरव गाथा का गर्व और कहीं वर्तमान अधोगति की शोभ भरी वेदना और कहीं भविष्य की भावना से जगी हुई चिंता, ये सब उनके काव्य में नजर आती है। इत्यादि अनेक पुनीत भावों का संचार उनकी कविताओं में पाया जाता था। भारतेंदु जी ने कवि समाज भी स्थापित किए थे। उन्होंने कई कवि समाज भी बनाए, जिसमें कवियों को रखा उन्होंने, जिनमें समस्या पूर्ति बराबर हुआ करती थी। भारतेंदु के श्रृंगार रस के कवित सवैये बड़े ही सरस और मर्म स्पर्शी होते थे। भारतेंदु जी ने हिंदी काव्य को केवल नए नए विषयों की ओर ही उन्मुख किया, उनके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया। मतलब उन्होंने सब्जेक्ट नए किए, उनको लिखने का तरीका नहीं बदला, खाली सब्जेक्टों में नवीनता लेकर आके आए वो। वे केवल नर प्रकृति के कवि थे। ब्रह्म प्रकृति की अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। ब्रह्म प्रकृति मतलब उन्होंने धर्म पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। अपने नाटकों में दो एक जगह उन्होंने प्राकृतिक वर्णन रखे हैं, जैसे सत्य हरिश्चंद्र में गंगा का वर्णन किया है, चंद्रावली में यमुना का वर्णन किया है। वे केवल परंपरा पालन के रूप में हैं, मतलब मेन तो उसमें वो जो उनके भाव हैं वो दिखाई पड़ते हैं। गद्य को जिस परिमाण में भारतेंदु ने नए नए विषयों और मार्गों की ओर लगाया, उस परिमाण में पद्य को नहीं लगाया। उनकी अधिकांश कविता तो कृष्ण भक्त कवियों के अनुकरण पर गेय पदों के रूप में है, जिनमें राधा कृष्ण की प्रेम लीला और विहार का
वर्णन है। देश दशा, अतीत गौरव आदि पर उनकी कविताएं या तो नाटकों में रखने के लिए लिखी गई या विशेष अवसरों पर, जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स, पीछे सम्राट सप्तम एडवर्ड का आगमन जब हुआ था उनके लिए लिखी थी। मिस्र पर भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश सरकार की विजय पढ़ने के लिए उन्होंने ऐसी कविता लिखी। ऐसी रचनाओं में राजभक्ति और देशभक्ति का मेल आजकल के लोगों में को कुछ विलक्षण लग सकता है। अब उसमें क्या था, वो अंग्रेजों से रुष्ट भी नहीं थे, अंग्रेज उन्हें अच्छे भी लगते थे और वहीं देशभक्ति की बात करते थे तो अंग्रेजों की बुराइयां भी वो सामने रखते थे। मतलब उनमें राजभक्ति और देशभक्ति दोनों ही दिखाई पड़ती थी। उनकी कविताओं के विस्तृत संग्रह के भीतर आधुनिकता कम ही मिलेगी। फिर है प्रताप नारायण मिश्र। इनका समय 1856 से 1894 ईस्वी। प्रताप नारायण मिश्र ने पद्यात्मक निबंध एवं इतिवृत्तात्मक पद्य भी लिखे हैं। मिश्र जी की विशेषता वास्तव में उनकी हास्य विनोदपूर्ण रचनाओं में ही दिखाई पड़ती है। उसके बाद आते हैं बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेमघन के नाम से भी जाना जाता है। इनका समय 1855 से 1992 ईस्वी। इन्होंने अधिकतर विशेष अवसरों पर, जैसे दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के मेंबर होने के अवसर पर, महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबली के अवसर पर, नागरिक के कचहरियों में प्रवेश पाने पर, प्रयाग के सनातन धर्म महासम्मेलन जो सन 1963 में हुआ था उसके अवसर पर आनंद आदि प्रकट करने के लिए इन्होंने कविताएं लिखी थी। बद्रीनाथ चौधरी ने, प्रेमघन ने। इनके छंदों में यति भंग प्राय मिलता है। एक बार जब इस विषय पर मैंने इनसे बातचीत की तब इन्होंने कहा, मैं यति भंग को कोई दोष नहीं मानता, पढ़ने वाला ठीक चाहिए। देश की राजनीतिक परिस्थिति पर उनकी दृष्टि बराबर रहती थी। देश की सदा दशा सुधारने के लिए जो राजनीतिक या धर्म संबंधी आंदोलन चलते रहे, उन्हें ये बड़ी उत्कंठा से परखा करते थे। विलायत में दादा भाई नौरोजी को काले कहे जाने पर इन्होंने कारे शब्द को लेकर बड़ी सरल और शोभपूर्ण कविता भी लिखी। उनकी कविताओं में अधिकांशतः गद्य वाली चमत्कार प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती, पर कुछ कविताएं ऐसी भी हैं जैसे मयंक और आनंद अरुणोदय, जिनमें कहीं लंबे लंबे रूपक हैं और कहीं उपमाओं और प्रेक्षाओं की भरमार है। उसके बाद कवि हैं जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। इनका समय 1857 से 1899, 1857 से 1899। यद्यपि जगमोहन सिंह जी, ठाकुर जगमोहन सिंह अपनी कविता को नए विषयों की ओर नहीं ले गए, पर प्राचीन संस्कृत काव्यों के प्राकृतिक वर्णन का संस्कार मन में लिए हुए अपनी प्रेमचर्या की मधुर स्मृति से समन्वित विंध्य प्रदेश के रमणीय स्थलों को जिस सच्चे अनुराग की दृष्टि से उन्होंने देखा, मतलब एक जगह है विंध्य प्रदेश के अंदर, उसके जो रमणीय स्थल, मतलब जहाँ पर अच्छा लगता है, जो मन को अच्छे लगते हैं, उनको जिस अनुराग की दृष्टि से उन्होंने देखा है वह ध्यान देने योग्य है। उनके द्वारा उन्होंने हिंदी काव्य में एक नूतन विधान का आभास दिया था। फिर है संस्कृत काव्य की विशेषता एवं हिंदी साहित्य पर उसके प्रभाव। जिस समय हिंदी साहित्य का अभ्युदय स्टार्ट हुआ, उस समय संस्कृत काव्य अपनी प्राचीन विशेषता बहुत कुछ खो चुका था। इस कारण उसके पिछले रूप को ही लेकर चला। प्रकृति का जो सूक्ष्म निरीक्षण व बिंब ग्रहण संस्कृत के प्राचीन कवियों जैसे वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति, ये संस्कृत के कवि थे पुराने, जो इन्होंने प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किया था, वह बाद में संस्कृत कवियों में नहीं रह गया। आगे चलकर मुक्तकों में सूक्ष्म और संश्लिष्ट योजनाओं के स्थान पर कुछ इन्हीं गिनी वस्तुओं को अलग अलग गिनाकर अर्थ ग्रहण कराने का प्रयत्न ही रह गया और प्रबंध काव्यों के वर्णन में उपमा और उत्प्रेक्षा की इतनी भरमार हो चली कि प्रस्तुत दृश्य जो था वो गायब ही हो गया। मतलब इतने अलंकारों का इन्होंने इस्तेमाल किया कि वो प्रकृति से बिल्कुल चेंज हो गया, मतलब वो प्राकृतिक रहा ही नहीं, नेचुरल रहा ही नहीं। यही पिछला विधान हमारे हिंदी साहित्य में आया। षट ऋतु वर्णन में प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का जो उल्लेख होता था वह केवल उद्दीपन के लिए होता था, मतलब विरह के लिए होता था, अर्थात नायक नायिका के प्रति पहले से उपस्थित भाव को जगाने या उद्दीप्त करने के लिए। इस काम के लिए कुछ वस्तुओं का अलग अलग नाम लेना ही काफ़ी होता है। स्वयं प्राकृतिक दृश्यों के प्रति कवि का भाव पता देने वाले वर्णन पुराने हिंदी काव्य में नहीं पाए जाते। प्राकृतिक दृश्य की ओर यह प्यार भरी सूक्ष्म दृष्टि प्राचीन संस्कृत काव्य की ऐसी विशेषता है जो फारसी या अरबी के काव्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती। यूरोप के कवियों में जाकर यह मिलती है। अंग्रेजी साहित्य में वर्ड्सवर्थ, शैली, मैड्रिथ, ये तीनों यूरोपियन कवि हैं, आदि में उसी ढंग का सूक्ष्म प्रतिनिरीक्षण और मनोरम रूप विधान पाया जाता है जैसा कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में पाया जाता था। प्राचीन भारतीय और नवीन यूरोपीय दृश्य विधान में अंतर स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं, भारतीय प्रणाली में कवि के भाव का आलंबन प्रकृति ही रही है, अतः उनके रूप का प्रत्यक्षीकरण ही काव्य का एक स्वतंत्र लक्ष्य दिखाई पड़ता है। पर
यूरोपीय साहित्य में काव्य निरूपण की बढ़ती परंपरा के कारण यह प्रचार हुआ कि प्राकृतिक दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण मात्र तो स्थूल व्यवसाय है, उनको लेकर कल्पना की एक नूतन सृष्टि करना ही कवि कर्म है। मतलब जो प्राकृतिक दृश्य है उनको बताना, उनको इसीलिए बताया जाता है, उनका एक्सप्लेन इसीलिए किया जाता है ताकि जो व्यक्ति है, सुनने वाला कवि जो रचना कर रहा है, वो मन में अपनी फैंटेसी बना सके उसको देख करके। काव्य में दृश्य वर्णन के लिए शुक्ल जी ने भारतीय प्रणाली का अनुसरण करना ही उपयुक्त माना है। तो शुक्ल जी क्या मानते हैं, अगर काव्य में दृश्य वर्णन के लिए कोई प्रणाली यूज करनी है तो भारतीय प्रणाली ही यूज करनी चाहिए, तभी हम उस दृश्य को अपने सामने देख सकते हैं। वे लिखते हैं, अनंत रूपों से भरा हुआ प्रकृति का विस्तृत क्षेत्र उस महामानस की कल्पनाओं का अनंत प्रसार है। सूक्ष्मदर्शी सहृदयों को उनके भीतर नाना भावों की व्यंजना मिलेगी। नाना रूप जिन नाना भावों की समूचन सचमुच व्यंजना कर रहे हैं, उन्हें छोड़ अपने परिमित अतः कोटर की वासनाओं से उन्हें छोपना एक झूठ खिलवाड़ के अंतर्गत ही होता है। मतलब प्रकृति के रूप का सही वर्णन होना चाहिए, उसमें कोई फैंटेसी या कोई कल्पना नहीं होनी चाहिए। फिर है भारतेंदु युग का भाषाई द्वैत। भारतेंदु के सहयोगी लेखक यद्यपि देश काल के अनुकूल नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त हुए, पर भाषा उन्होंने परंपरा से चली आती हुई ब्रज भाषा ही रखी और छंद भी वे ही लिए जो ब्रज भाषा में प्रचलित थे। पीछे भाषा के संबंध में नए विचार उठने लगे। लोगों ने देखा कि हिंदी गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई है और उसमें साहित्य भी बहुत कुछ प्रस्तुत हो चुका है, पर कविता की भाषा अपनी ब्रज भाषा ही बनी हुई है। गद्य एक भाषा में लिखा जाए और पद्य दूसरी भाषा में, ये बात खटक चली। फिर आती है खड़ी बोली। खड़ी बोली में पद्य रचना एकदम कोई नई बात नहीं थी। नामदेव और कबीर की रचना में हम खड़ी बोली का पूरा स्वरूप दिखा है। मतलब वो तो पुराने के ज़माने के कवि थे, यह सूचित कर चुके हैं कि उनका व्यवहार अधिकतर सदुखड़ी भाषा के भीतर हुआ करता। सदुखड़ी भाषा मतलब जिसमें 4-5 भाषाओं के शब्द मिला दिए जाते हैं, उनको सदुखड़ी भाषा कहते हैं, खिचड़ी भाषा भी कहते हैं उसे। शिष्ट साहित्य के भीतर परंपरागत काव्य भाषा का ही चलन रहा। इंशा ने अपनी रानी केतकी की कहानी में कुछ ठेठ खड़ी बोली के पद्य भी उर्दू छंदों में रखे हैं। इस प्रकार खड़ी बोली के 3 छंद प्रणालियाँ उस समय यानी कि भारतेंदु के पश्चात लोगों के सामने थी। कौन कौन सी थी? हिंदी के कवित सही की प्रणाली, उर्दू छंदों की प्रणाली और लावनी का ढंग। उस समय खड़ी बोली के लिए आंदोलन खड़ा करने वाले बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के संबंध में मत प्रस्तुत करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं, वे भाषा तत्व के जानकार नहीं थे, उनकी समझ में खड़ी बोली ही हिंदी थी। अपनी पुस्तक में उन्होंने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइल कायम की थी। कौन कौन सी? जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल और मास्टर स्टाइल। शुक्ल जी पंडित चंद्रशेखर मिश्र के संबंध में लिखते हैं कि मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में संस्कृत वृत्तों में खड़ी बोली के कुछ पद्य पहल मिश्र जी ने ही लिखे थे। ये था हमारा प्रकरण 2।